तो कैसे आप लोग, आई होप सच होंगे। तो लास्ट जो हमने प्लेलिस्ट बनाई थी वो थी हमारा भारत। तो अब हमने आपको हमारे भारत में तो घुमा लिया जो कि हम सबका है, लेकिन अब मैं आपको एक ऐसी जगह लेके जाने वाला हूँ जो कि मेरी है। मतलब मैंने खरीदी नहीं, बस मैं वहाँ पर रहा हूँ, पैदा हुआ हूँ और अभी भी रह रहा हूँ क्योंकि मैं छोड़ के नहीं जा सकता। राजस्थान। हाँ, ये छोटा सा फोक सॉन्ग तो आपने सुना ही होगा जगह जगह। राजस्थान द रॉयल सिटी। तो आज हम बात करने वाले राजस्थान एक सामान्य परिचय। हमने पिछले वीडियोस में हमारे देश भारत के बारे में पढ़ा, जाना। भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में हमारा राज्य राजस्थान स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। क्या आप जानते हैं कि राजस्थान में भौतिक प्रदेश कितने हैं, जिलों की संख्या कितनी है, यहाँ की जलवायु कैसी है? आइए हमारे राज्य से संबंधित इन सभी प्रश्नों के उत्तर इन वीडियोस में जो आगे आएगी उनमें ढूंढते हैं। वर्तमान राजस्थान स्वतंत्रता से पूर्व 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश में विभक्त था। सन 1948 से 1956 तक राज्य की तत्कालिक सभी रियासतें, ठिकाने एवं केंद्र शासित प्रदेश का एकीकरण कर आज के राजस्थान का निर्माण किया गया। और ये करने में किसका सबसे बड़ा हाथ होगा आप सभी जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल का। इसके विषय में हम आगे आने वाले वीडियोस में आराम से विस्तार से पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ते हैं भौतिक स्वरूप राजस्थान का। हमारा राज्य देश के एक विस्तृत भूभाग पर फैला है। राजस्थान का भौतिक स्वरूप अत्यंत विविधता युक्त है। राजस्थान में स्थित अरावली पर्वत विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से एक है, तो दूसरी ओर उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित चंबल नदी द्वारा निर्मित मैदान नवीनतम भूभाग है। भू संरचना के आधार पर राजस्थान को 4 भौतिक भागों में बांटा जा सकता है, जो कि निम्न प्रकार है। थार का मरुस्थल, ये पिछले वीडियो में भी था, पिछले प्लेलिस्ट में। अरावली पर्वत, पूर्वी मैदान और हाड़ौती का पठार जहाँ पर हम रहते हैं। थार के मरुस्थल के बारे में, जी हाँ, ये हमारी 2 प्लेलिस्ट में आने वाला एक मेन टॉपिक है जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है। भारत के पश्चिम में पाकिस्तान की सीमा से लेकर मध्य राजस्थान में अरावली तक राजस्थान के पश्चिमी भाग में विशाल थार का मरुस्थल स्थित है। यह राज्य के 12 जिलों में लगभग 61% भाग पर फैला हुआ है। यहाँ राजस्थान की लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। इसका ढाल पश्चिम में पाकिस्तान की ओर है। यह मरुस्थल विश्व के सभी मरुस्थलों की तुलना में अधिक जनघनत्व, पशु घनत्व, वर्षा, खनिज विविधता, वनस्पति, कृषि, सिंचाई के साधन, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। इसलिए इसे विश्व का सबसे धनी मरुस्थल भी कहा जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि विश्व का सबसे धनी मरुस्थल किसे कहा जाता है, तो आप क्या जवाब दोगे? बाड़मेर, जैसलमेर एवं बीकानेर में स्थित मरुस्थलीय भाग को भारतीय महामरुस्थल, ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहा जाता है। इस क्षेत्र में रेतीली मिट्टी एवं रेत के टीले पाए जाते हैं जो हवा के साथ अपना स्थान बदल लेते हैं। इन टीलों को बालू का स्तूप या स्थानीय भाषा में धोरे कहा जाता है। यहाँ मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है जिनकी लंबाई कम, पत्तियां छोटी एवं मोटी, तना छोटा, जड़ें गहरे रंग की होती है। प्रमुख वृक्षों में रोहिड़ा, इसका फूल राजस्थान का राज्य पुष्प है। खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष है। पीलू आदि है। केर, आक, धूर, लाणा, फोग, अरना आदि प्रमुख झाड़ियां हैं तथा सेवण, धामण, करण आदि प्रमुख घासें। देखो यहाँ पर घासों के भी अलग ही सुंदर नाम है। यही तो हमारे भारत की, हमारे राजस्थान की विशेषताएं हैं। थार के मरुस्थल का अधिकांश भूमिगत जल खारा है, इसलिए इस जल का उपयोग तो हम कर ही नहीं सकते। इंदिरा गांधी नहर से सतलज नदी के पानी को यहाँ पहुंचाकर क्षेत्र में जल संकट को दूर करने का प्रयास किया गया है। अरावली पर्वत राजस्थान के मध्य भाग में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में राज्य के लगभग 9% भाग पर अरावली पर्वत फैला हुआ है। यह विश्व के सबसे प्राचीन पर्वतों में से एक है, जो दक्षिण में गुजरात के खेड ब्रह्मा से उत्तर में दिल्ली तक 692 किलोमीटर लंबा है, यानी कि 692 किलोमीटर लंबा है। अरावली पर्वत राजस्थान को 2 प्रमुख भागों में विभाजित करता है, पूर्वी व पश्चिमी राजस्थान। अरावली क्षेत्र ही राजस्थान का सबसे ऊंचा क्षेत्र है। राज्य के खनिज संसाधन मरुस्थल के पूर्व की ओर प्रसार को रोकना, अधिकांश नदियों का उद्गम स्थान, सर्वाधिक वनस्पति और अधिकांश वन्य जीव एवं जड़ी बूटियों की उपस्थिति, मानसून को रोककर पूर्वी एवं दक्षिणी राजस्थान में वर्षा करवाना आदि कारणों से अरावली को राजस्थान की जीवन रेखा भी कहा जाता है। तो राजस्थान की जीवन रेखा किसे कहा जाएगा बताइए? अरावली पर्वत को।
राजस्थान में अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम गुरु शिखर है, जिसकी लंबाई 1722 मीटर है, जो सिरोही जिले में स्थित है। यह राजस्थान की शान अरावली का एक बहुत ही ऊंचा पर्वत है। तो पूर्वी मैदान, राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग चंबल, बनास, बाणगंगा एवं उनकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है। तो आप बताइए मुझे कि आपने चंबल नदी, बनास नदी और बाणगंगा नदी देखी है? नहीं देखी तो एक बार देख के आना जब लॉकडाउन खुले, जो विस्तृत रूप से गंगा के मैदान का ही हिस्सा है। राज्य के लगभग 23% भाग पर फैले इस मैदान का चंबल नदी के आसपास का क्षेत्र नाली अपर्दन के कारण अत्यधिक उबड़ खाबड़ हो गया है। नाली अपर्दन का मतलब ये मत समझना कि नाली है उसको अपर्दित कर देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिसे चंबल के बिहड़ या डांग या उत्खात भूमि, बैंडलैंड टोपोग्राफी के नाम से जाना जाता है। हाँ, कुछ अलग ही हो रहा है इस वीडियो में, क्योंकि मैं भी नहीं जानता मैं बोल क्या रहा हूँ, लेकिन मज़े आ रहे हैं, बस मज़े आ रहे हैं और मैं मज़े लेने के लिए सारे काम करता हूँ। ये बिहार चंबल नदी के सहारे कोटा से धौलपुर तक विस्तृत है। यानी मैं तो कोटा में रहता हूँ यार, कभी मिलो ना तो आना मेरे घर पे, आओ कोटा तो आना मेरे घर पे, मस्त जूते खिलाऊंगा। राजस्थान के सबसे उपजाऊ एवं सर्वाधिक जनघनत्व वाले इस क्षेत्र में राजस्थान की लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। वहीं पहले 40% जनसंख्या कहाँ निवास करती है? थार के मरुस्थल में, फिर पूर्वी मैदान में। यानी कि 80% जनसंख्या तो राजस्थान की ये दो भौतिक भाग ही ले गए। राजस्थान के दक्षिणी भाग में बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ जिलों में माही और सहायक नदियों द्वारा निर्मित कुछ भाग मैदानी है, जिसे माही का मैदान कहा जाता है। इस मैदानी क्षेत्र में 56 गांवों एवं 56 नदी नालों का समूह है, जिसे 56 का मैदान कहा जाता है। तो 56 का मैदान किसे कहा जाता है? राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग को प्राचीन काल में हाड़ा वंशी शासकों का क्षेत्र होने के कारण हाड़ौती का पठार भी कहा जाता है। राज्य के लगभग 7% भाग में फैले इस पठारी क्षेत्र की अधिकांश मिट्टी लावा निर्मित मध्यम काली है, जो काफी उपजाऊ मिट्टी है। राजस्थान के अन्य पठारों में उड़िया, आबू, भोराट, मेसा, ऊपर माल और लसाड़िया का पठार आदि है। नाम कुछ अलग है और अजीब भी है, लेकिन कोई नहीं, मजे करो। जलवायु व ऋतु चक्र राजस्थान की जलवायु पर भारत की मानसूनी जलवायु का स्पष्ट प्रभाव है। प्रदेश की अक्षांशीय स्थिति और भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिम स्थिति, समुद्र से दूरी, अरावली पर्वत की स्थिति और प्रदेश के विस्तार के कारण राजस्थान देश का एकमात्र प्रदेश है जहां 5 प्रकार की जलवायु परिस्थितियां पाई जाती है। यहाँ राज्य के पश्चिम में लगभग 61% भाग में शुष्क और अर्धशुष्क मरुस्थलीय जलवायु है। वहीं अरावली के पूर्व में जयपुर एवं उत्तरी पूर्वी जिलों में उप आर्द्र जलवायु, सवाई माधोपुर से लेकर उदयपुर तक आर्द्र जलवायु एवं दक्षिण में बांसवाड़ा से दक्षिण पूर्व में झालावाड़ जिलों में अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा लगभग 57.51 सेंटीमीटर है, जबकि प्रदेश के मरुस्थलीय क्षेत्र में यह 50 सेंटीमीटर से भी कम है। अब इसका अंदाजा आप लगा सकते हो, जहाँ पर नॉर्मली 80 से 100 रहता है पूरे देश में। जलवायु की औसत अवस्थाओं के आधार पर यहाँ कहा जा सकता है कि राजस्थान भारत के अन्य क्षेत्रों की तुलना में, अन्य प्रदेशों की तुलना में अधिक शुष्क है। और हाँ, कोई ये गूगल मत करने जाना कि मैंने जो बोला 80 से 100 ये कन्फर्म है, क्योंकि ये मैंने मन से बनाया है। और मन से बनाने में अभी मेरे को याद है कि 100 सेंटीमीटर का एक बच्चा होता है, बच्चे डुबाऊंगा क्या मैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। राजस्थान में वर्ष भर मुख्यतः 3 ऋतु हैं: ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून, वर्षा ऋतु जुलाई से सितंबर और शीत ऋतु अक्टूबर से फरवरी तक होती है। तो आज हम बात करेंगे ग्रीष्म ऋतु के बारे में, और बाकी की ऋतुओं के बारे में भी आज ही बात करेंगे। इस ऋतु में तापमान सामान्यतः 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर ही रहता है। मतलब सोचो आप, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी गर्म हो जाता है, और इससे केवल 60 डिग्री कम में हम रह रहे हैं, हम जी रहे हैं। हमारे तो उबले हुए अंडे जैसा हाल है। राजस्थान में विशेषकर जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, श्री गंगानगर, चूरू आदि जिलों में 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान हो जाता है, और पिछले साल 50 डिग्री भी हो गया था भाई। थार मरुस्थल भारत का अत्यधिक गर्म प्रदेश है, जिसका कारण है रेत, क्योंकि रेत गर्म होती है बहुत ही जल्दी और ठंडी होती है उससे भी जल्दी। अतः मरुस्थल में इस ऋतु में दिन का तापमान बहुत बढ़ जाता है और रात में कम हो जाता है, जिससे दैनिक वार्षिक तापांतर भी अधिक रहता है। इस ऋतु में राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान माउंट आबू रहता है, क्योंकि इसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा है। मन तो कर रहा है अभी वहां पे घूम के आऊं, लेकिन लॉकडाउन और कोरोना, बुराई मत कोरोना। वर्षा ऋतु राजस्थान की 90 से
95% तक वर्षा इस ऋतु में होती है। 95 यानी 95 है, और अगर मैंने गलती कर दी हो तो माफ कर देना। जो मानसूनी पवनों से जुलाई से सितंबर के मध्य होती है। यहाँ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों शाखाओं से मानसूनी वर्षा होती है, लेकिन बंगाल की खाड़ी के मानसून से राजस्थान में अधिक वर्षा होती है, जो अधिकांश पूर्वी राजस्थान में होती है। अरब सागर के मानसून से अधिकांश वर्षा दक्षिणी राजस्थान में होती है। सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ जिले में होती है, जो कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री तो नहीं थी, पूर्व मुख्यमंत्री श्री वसुंधरा राजे जी का भी घर है, और ये लगभग 100 सेंटीमीटर होती है, मतलब एक छोटा बच्चा डूब जाएगा से होती है, जिसे राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला भी माना जाता है। यानी कि राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला कौन सा है? झालावाड़। सबसे कम वर्षा जैसलमेर जिले में होती है, जहां पर आपको पता हो तो राजस्थान का वो सबसे बड़ा जिला है, लेकिन वहां की जनसंख्या राजस्थान में सबसे कम है शायद, जहाँ की औसतन बारिश लगभग 10 सेंटीमीटर है, बस 10 सेंटीमीटर। एक स्केल आता है ना नॉर्मल, वो भी 15 सेंटीमीटर का आता है। सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान माउंट आबू है, जहाँ औसत वर्षा 150 सेंटीमीटर होती है। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग से उत्तरी पश्चिमी भाग की ओर वर्षा लगातार कम होती जाती है। अरावली के पूर्व में 50 सेंटीमीटर से अधिक और पश्चिम में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। अतः अरावली के सहारे 50 सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है। अब वर्षा ऋतु पढ़ ली तो अब शीत ऋतु भी पढ़ ही लेते हैं यार। कम से कम 2 टॉपिक तो एक में कवर कर ले वीडियो में। शीत ऋतु। राजस्थान में शीत ऋतु में तापमान धीरे धीरे कम होता जाता है। पश्चिमी राजस्थान में रेत की अत्यधिक ठंडी हो जाने के कारण तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। 0 डिग्री पे बर्फ भी पानी हो जाता है। पागलों, क्या समझ रहे हो? पानी भी बर्फ बन जाता है। ऊंचाई के कारण ही इस ऋतु में माउंट आबू राजस्थान के सबसे अधिक ठंडा रहता है। इस ऋतु में आकाश साफ रहता है और मंद मंद गति से पवनें चलती है। हिमालय की ओर से आने वाली ठंडी पवनों को शीतलहर कहा जाता है। शीतलहर किसे कहा जाता है बता देना कमेंट्स में। अकाल और मरुस्थलीकरण। राजस्थान में वर्षा सामयिक, अपर्याप्त, अनिश्चित और अनियमित होती है। मतलब तुम समझ गए, ठीक है। तथा वर्षा का विवरण भी असमान है। अतः राज्य को बार बार अकाल और सूखे की स्थिति से निपटना पड़ता है। पश्चिमी राजस्थान का अधिकांश क्षेत्र प्रतिवर्ष सूखे का सामना करता है। इसी सूखे के कारण पशु पक्षियों के लिए चारा पानी, मनुष्यों के लिए अनाज व पेयजल की कमी की स्थिति हो जाती है, जिसे अकाल कहा जाता है। कम वर्षा यहाँ की जलवायु का प्राकृतिक स्वभाव है, लेकिन मानवीय स्वार्थों ने जिस तरह विवेकहीन ढंग से वनों की कटाई की है, भूमिगत जल का अतिदोहन किया है, पारंपरिक जल संसाधन प्रबंधन की उपेक्षा की है, उसका प्रतिकूल प्रभाव प्रदेश के पारितंत्र पर पड़ा है। भौतिक एवं मानवीय कार्यों द्वारा जब उपजाऊ भूमि बंजर एवं रेतीली मिट्टी में परिवर्तित हो जाती है, तो इस क्रिया को मरुस्थलीकरण कहा जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मरुस्थलीकरण क्या होता है, तो आप क्या जवाब देंगे? मैं बता दूंगा फिर से, कोई नहीं। भौतिक एवं मानवीय कार्यों द्वारा जब उपजाऊ भूमि बंजर एवं रेतीली मिट्टी में परिवर्तित हो जाती है, तो उस क्रिया को मरुस्थलीकरण कहते हैं। राजस्थान के पश्चिमी भाग में लगातार मरुस्थल का विस्तार हो रहा है, फिर भी पंक्तिबद्ध वृक्षारोपण कर वर्तमान में इसे कम करने का प्रयास किए जा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। हाँ, ये वाली प्लेलिस्ट भी हमारी खत्म हो चुकी है। राजस्थान एक सामान्य परिचय, ये भी कुछ कम ही पार्टों में थी। तो अगली जो हमारी प्लेलिस्ट रहेगी वो होगी जल संसाधन, वाटर मैनेजमेंट। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय। आवरी पधारो